हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दिव्यादीप है। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। आज का ये स्पेशल वेबिनार इस बारे में है कि कैसे हम अपने पाचन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको कैसे रिकवर कर सकते हैं और पाचन होता क्या है, वो क्या क्या करता है, उसके कारण हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं या बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है जो कि बेसिकली आपकी बॉडी को चलाने का काम करती है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में घर पे कैसे उनको रिकवर कर सकते हैं। साथ साथ हम कैसे और भी चीज़ें पंचकर्मा के जरिए, हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के जरिए, कुछ हर्ब्स के जरिए उन्हें कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, जैसे कि जितने भी लोग वेबिनार में जुड़े हैं काइंडली आप अपना नाम एंटर करें सो दैट आपको हम जब भी आप हैंड रेस करें हम आपके क्वेश्चंस लेने के लिए आपका नाम बुला पाए। बाकी आप रिएक्ट में जाके हैंड रेस कर सकते हैं जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन है या अगर आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो उस सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी। बाकी अ, हमारे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं। आप चाहें तो हमारे नियर बाय हॉस्पिटल्स की लोकेशंस का अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप इस नंबर पे भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। बेसिकली ये नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और इस पे व्हाट्सएप भी क्वेरी डाल सकते हैं। जितने भी लोग अपनी रिपोर्ट्स और डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं वो भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। बाकी हमारे ऑनलाइन भी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी रहती है जिनसे कि आपकी हम कंसल्टेशन भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो विल स्टार्ट विद द पीपीटी ऑफ टुडे। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम के चार पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसको कि चार स्टेजेस बोला जाता है डाइजेशन की। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। एक हेल्थी लिविंग फैमिली सोचा है आपका शरीर कैसे उस स्वादिष्ट खाने को डाइजेस्ट करता है जो आप खाते हैं। आज हम डाइजेशन के 4 इंपॉर्टेंट स्टेज बताने वाले हैं। चलो इसको मजेदार बनाते हैं। स्टेज 1, चबाना। सब कुछ आपके मुंह में शुरू होता है। आपके दांत खाने को काटते हैं और लार जो विशेष एंजाइम से भरी होती है उसे तोड़ना शुरू करती है। इसे एक स्वादिष्ट विज्ञान प्रयोग के रूप में सोचें। स्टेज 2, पेट। जब आप निगल लेते हैं तो खाना आपके पेट में चला जाता है। यहाँ शक्तिशाली एंजाइम और एंजाइम इसे और तोड़ते हैं और इसे एक स्मूथ मिक्स, जिसे चाइन कहते हैं, में बदल देते हैं। यह आपके पेट में एक ब्लेंडर जैसा है। स्टेज 3, छोटी आंत। चाइन फिर छोटी आंत में जाता है। यहाँ जादू होता है। खाने से पोषक तत्वों को आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है जो आपको ऊर्जा और शक्ति देते हैं। स्टेज 4, बड़ी आंत। बचा हुआ वेस्ट बड़ी आंत में जाता है जहाँ पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है और जो बचा है उसे वेस्ट बनाया जाता है और फिर आप जानते ही हैं। और यह था पाचन एक नटशेल में। क्या ये वीडियो अच्छा था? अगर आपको यह पसंद आया तो हमें बस। थम्स अप दें अपने दोस्तों। राइट, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि चार स्टेजेस या चार स्टेजेस जो कि हम खाना खा रहे हैं, फूड प्रोसेस कैसे हो रहा है। राइट, तो उसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और जो एक्सक्रीशन। राइट, ये चार स्टेप्स हैं। और वाटर रीअब्जॉर्प्शन कह लीजिए आप, या फिर एक्सक्रीट होना आपकी बॉडी से, इजेशन। ये सारे प्रोसेस, तो ये चार प्रोसेसेस में ही आपका जो बॉडी है वो काम करती है, या बॉडी का जो फूड हम खाते हैं वो बॉडी में डाइजेस्ट होता है। राइट। पाचन जो है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि जो मुंह में लार बन रही है या लार होती है, सलाइवा होता है, वो ही बहुत सारे कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो लेवल ऑफ डिजीज है वो किसी भी लेवल पे हो सकती है, चाहे वो मुंह के दांतों के खराब होने के कारण भी हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि डाइजेशन जो है मुंह से स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। राइट, क्योंकि पेशेंट च्यू नहीं कर पा रहा है। या फिर वो किसी और लेवल पे भी हो सकता है, आपके पेट में हो सकता है, आपकी छोटी आंत में हो सकता है, आपकी बड़ी आंत में हो सकता है। तो अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम्स को भी आज हम जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसमें आप कैसे इलाज कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का जो तरीका है वो भी कहीं ना कहीं फूड ही है। फूड से ही हम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को रिकवर कर सकते हैं। और खाना कहीं ना कहीं आपको एक तरह से एक कह लीजिए आप, सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि हम रोज खाते हैं। राइट, तो अपने खाने को आप कैसे मेडिसिन बनाएं ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं ये वीडियो आपको दिखा देती हूँ एक।
जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना कैसे पचता है, स्क्रीन पे डबल टच करके इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना फूड पाइप से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम इस खाने की ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है। इसके बाद यह खाना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करती है। यहाँ खाने में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट और मिनरल होते हैं उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देता है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल आगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां लार्ज इंटेस्टाइन खाने में मौजूद पानी को सोख लेती है और वेस्ट मटेरियल में म्यूकस ऐड कर देती है, और फिर इसी तरह वेस्ट मटेरियल एनस द्वारा बाहर निकल जाता है। राइट। तो ये पूरा प्रोसेस है, कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन बेसिकली हमारा होता है छोटी आंत में। जो स्टमक है वो बेसिकली काम करता है आपके जो खाने को HCl से रिएक्ट करवाता है और उसे धीरे धीरे तोड़ देता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में। तो फंक्शंस क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, सबसे पहले ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स। इसमें लिवर का भी एक मेन रोल है, इसमें पैंक्रियास का भी एक मेन रोल है, बिकॉज ये दोनों एक ऐसे ग्लैंड्स हैं जो बेसिकली आपकी बॉडी के डाइजेशन को बहुत हद तक और मैक्सिमम कैपेसिटी तक कंट्रोल करते हैं। बाकी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि आपको बताया है कि छोटी आंत में हो जाता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और एनल कनाल के थ्रू आपका जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। इंजेशन ऑफ फूड, इसमें माउथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप खाना खाते हैं, मुंह से ही खाते हैं और सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है जिससे कि जो फूड है वो इजीली ट्रैवल करता है पेट तक और उसके बाद वो एब्जॉर्ब होना शुरू होता है और स्क्रीट होना। ऐसे ही कुछ फ्लूइड्स हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्क्रीट करता है जिससे कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और लुब्रिकेशन भी मिलता है फॉर मूवमेंट्स, प्लस म्यूकस मेम्ब्रेन, ताकि अंदर का जो लेयर है वो हम प्रोटेक्ट कर पाए। देन ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड को तोड़ देना, ये भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। नेक्स्ट, अब एक वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे बेसिक इशू, मतलब एक जो ये पेशेंट है हमारे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट रहे हैं और भी जो पेट से जुड़ी समस्याएं हैं इन पेशेंट को थी, उनका एक रिव्यू है हमारे पास। आप ये देखिए सबसे पहले। इसकी बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा पेट हमेशा एकदम टाइट सा और फूला सा रहता था। मैं इस चीज को लेकर बहुत परेशान था, भूख भी नहीं लगती थी। बस घड़ी देख करके खाना खा लेता था कि टाइम हो गया खाने का, शायद खा लें, जो है कमजोरी ना आ जाए। पर यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है। मेरा पेट भी एकदम सॉफ्ट हो गया है पहले से, और काफी अंदर भी चला गया है, जो है कॉन्स्टिपेशन की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एकदम एकदम अभी तो बहुत कम हो गया, गैस गैस मेरी बहुत कम हो गई है, जो है। और यहाँ के डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं। बहुत अच्छा लगता है सबके साथ, जो है बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है। इनकी हमने पंचकर्मा थेरेपी करवाई थी और डीआईपी डाइट है वो फॉलो करवाई थी। पंचकर्मा थेरेपी की शुरुआत करवाए थे और बैलेंस लेवल में, और उसके अलावा बस्ती करवाई थी इनकी। उसके बाद इनको काफी रिलीफ है, वेट में थोड़ा लूज किया और गैस्ट्राइटिस है वो भी रिलीफ हो गई। ये मेन हमारे साथ गैस्ट्राइटिस और कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट के साथ आए थे, जिनमें इनको भी काफी रिलीफ मिला। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम आज अगर छोटी है तो हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब जरूरत है यहाँ आने की, बड़ी में तो है ही है। पर आज अगर छोटी प्रॉब्लम अगर हम लोग आ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि उस प्रॉब्लम की दवाई नहीं देते हैं, बल्कि उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है, हमारे शरीर में क्या दिक्कत है, उस पर काम करते हैं। ये नहीं कि दवाई से उसको दबा दें और ताकि दूसरी कोई प्रॉब्लम हो जाए उसमें, जो है। और यहाँ का मुझे बेस्ट पार्ट यहाँ का योगा लगता है। सुबह 5:30 बजे हम लोग योगा करते हैं खुले। इससे नेक्स्ट भी एक पेशेंट की वीडियो मैं शो कर रही हूँ। ये लिवर पेशेंट हैं, बेसिकली लिवर डिजीज के साथ आए थे, बट इनकी जो सिम्टम्स थे वो विद इन 3 डेज रिकवर होने शुरू हुए। चला दो। हमारे साथ है गौतम जैन जी। ये हमारे एडमिट है, लिवर की सीएलडी की समस्या है, ठीक है। और इन्हें जो समस्या है लिवर की, उसकी वजह से इनको बहुत सारी समस्याएं थी, पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी जब ये एडमिट हुए थे। अभी इस समय देखेंगे तो इनकी पैरों में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है लगभग। बहुत स्वेलिंग थी, बहुत सारा मोटे हुए थे पैर, तो इनकी पैरों की स्वेलिंग खत्म हो गई है।
दूसरा इनके पेट में जो भारीपन और जो टाइटनेस थी वो बिल्कुल भी नहीं है इस समय जो ये फील कर रहे हैं। ये खुद से ही बताएंगे ना और क्या क्या समस्या है, क्या क्या आराम मिला है। कब आए थे? 3 दिन हो गया। क्या क्या आराम मिला, क्या काफी क्या सब समस्या थी वो सारी चीजें। पाँव में स्वेलिंग खत्म हो गई, पेट हल्का हो गया, और गोलियां मैंने बंद कर दी थी, वो चल रही थी रूटीन की पहले वाली गोलियां, एक दिन ली थी केवल, बस। मतलब इन्होंने जो बहुत सारी मेडिसिन जो चल रही थी वो मेडिसिन अभी आने के बाद सिर्फ एक दिन ली है, उसके बाद मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ी है और बहुत सारी स्वेलिंग थी वो खत्म हो गई। पेट में जो स्टिफनेस थी, जो टेंडरनेस थी, वो सारी खत्म हो गई है। पेट जो साफ नहीं होता था वो भी एकदम से अच्छे से होने लगा बगैर किसी मेडिसिन के। और आप जो आचार्य मनीष जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इस हॉस्पिटल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे थोड़ा सा? अच्छी व्यवस्था है यहाँ की, सारा स्टाफ अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, नाश्ता बिल्कुल लिमिटेड और अच्छा है, फल फ्रूट वगैरह हर चीज। देश को क्या बताना चाहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, आचार्य मनीष जी के बारे में? यहाँ का ही इलाज कर लेना चाहिए, हिम्स का ही, अच्छा, आयुर्वेदिक। बाकी जगह नहीं बाकी करना नहीं चाहिए? नहीं करना चाहिए। 3 साल से कर रहा हूँ मैं, हाँ। कोई फर्क नहीं। यहाँ आकर आपको 3 दिन में लगभग आराम मिला, 3 से 4 दिन? 3 साल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मैं, महीने के 50,000 रुपये खर्च कर। नहीं। तो देखा आपने, बेसिकली लिवर पेशेंट जिनको कि ऑलरेडी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी रहते हैं और भी जो बहुत सारे इश्यूज हैं, लिवर पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस हैं बेसिकली जो वो आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट को विद इन 3 डेज कितना बढ़िया आराम आया, और वही उन्होंने एक्सप्लेन किया। बाकी पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी लंबे समय तक भी रहते हैं, 3 दिन में बहुत कम थेरेपीज़ हैं जो हम करा पाते हैं, बट फिर भी पेशेंट को उससे रिलीफ आया, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में क्या क्या, किस तरह के डिसऑर्डर्स जो हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और उनका प्रेवलेंस कितना है। जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनमें आईबीएस की समस्या 4.2% लोगों को हो रही है। जीआरडी 7.6 से 30% पेशेंट्स हमें मिलते हैं। देन आईबीडी के पेशेंट्स होते हैं। देन फंक्शनल गेस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, इस तरह के पेशेंट्स, बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं जिसके अलग अलग टाइप के पेशेंट्स हमें मिलते हैं। चलो, नेक्स्ट पेप्टिक अल्सर्स, ये एक टाइप ऑफ अल्सर्स है, मतलब स्टमक की जो लेयर है उसमें अल्सर डेवलप हो जाना, इनको पेप्टिक अल्सर्स बोला जाता है। सॉरी, 6 बजे। तो इसका जो इंसिडेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 11.22% है। मतलब जितने भी हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से पेशेंट्स मिलते हैं उनमें पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट्स 11% के करीब हैं। इसमें अगर मैं बात करूं ड्यूडेनल अल्सर्स, मतलब कि जो ड्यूडेनम है अगर उसमें अल्सर्स बन गए हैं तो उनका जो रेशियो है वो 17:1 है। मतलब ड्यूडेनम में कैंसर होने, अल्सर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गैस्ट्रिक अल्सर्स। बट जब भी ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है तो पेशेंट्स को बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि स्टमक अल्सर्स एक बहुत बड़ा रीजन है स्टमक कैंसर का। और इसका जो रिस्क फैक्टर है वो अप्रोक्सीमेटली 2.4 से 21% तक है, जो कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो जितने भी पेशेंट्स जिन्हें अल्सर्स की समस्या है तो वो बिल्कुल भी लाइटली ना ले, क्योंकि रिस्क बढ़ता जाता है अगर स्टमक अल्सर्स बढ़ते जा रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टमेटाइटिस की। नेक्स्ट करना पीपीटी हो जाएगी। स्टमेटाइटिस बेसिकली स्टमेटाइटिस बोलते हैं जब स्टमक की अंदर की लेयर में सूजन या फिर कोई घाव बन जाता है। घाव बनना तो बेसिकली अल्सर्स को डिनोट करता है,
बट जब जो पेट के अंदर का जो हिस्सा है वहां पे सूजन आनी शुरू हो जाती है तो इसे स्टमेटाइटिस बोला जाता है। इसका जो मेन सिम्टम है वो ये है कि इससे मुंह में छाले, होठों के अंदर छाले, गाल के पास छाले, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और यही इसका एक मेन सिम्टम है जो कि स्वेलिंग या फिर कह लीजिए इन्फ्लेमेशन कर रहा है आपके पेट के अंदर, राइट। सो इससे बेसिकली पेशेंट को खाने में जलन होती है, खाते टाइम जलन होती है, साथ साथ में पेशेंट्स को जलन होना, छाले होना, साथ में पेशेंट्स कुछ खा नहीं पाते हैं, सिर्फ पानी या लिक्विड डाइट में रहना ही पड़ता है पेशेंट्स को। भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो उसकी वजह से एसिड भी सिक्रीट बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली उन पेशेंट्स को हमें डाइट से मैनेज करना है, तो हमें ऐसा फूड आइटम्स देने हैं जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाए या फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे उस सूजन को अपने आप कम कर दे, राइट। एक पेशेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई क्रॉनिक इलनेस है तो क्या हम डिटॉक्स कर सकते हैं। इवन वी डोंट हैव क्रॉनिक इलनेस, बिल्कुल डिटॉक्स जो है वो बॉडी बॉडी को हमेशा करना चाहिए, एटलीस्ट साल में एक बार या 6 महीने में एक बार। आयुर्वेद कहता है हर एक जो चेंजिंग सीजन है, बसंत में और शरद में, ये दो ऐसे सीजन्स बताए हैं जो कि बॉडी को रेगुलरली डिटॉक्स करना चाहिए, मतलब साल में 2 बार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये आयुर्वेद कह रहा है, राइट। अभी हम स्टमेटाइटिस बहुत तरह के भी होते हैं, जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो एक बार। एप्थोस स्टमेटाइटिस, जिसमें कि छोटे छोटे सफेद या येलो कलर के जो बॉयल्स या फिर कह लो आप अल्सर्स हैं वो दिखते हैं आपकी जीभ पे या फिर मसूड़ों के किनारों पे, ठीक है। सो ये एप्थोस अल्सर स्टमेटाइटिस का एक सिम्टम है। ऐसे ही नेक्स्ट निकोटिन स्टमेटाइटिस, जो लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, उन पेशेंट्स को स्मोकर्स पैलेट या फिर निकोटिन स्टमेटाइटिस की समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी, इसका भी फर्स्ट साइन आने तक आप इसको इग्नोर ना करें, जैसे ही फर्स्ट साइन आए इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कैप्सिस सार्कोमा, ये बेसिकली एक तरह का कैंसर है जो कि आपके स्किन में, आपके मुंह के अंदर, फेफड़ों में, शरीर के अंदर की जो वेसल्स हैं उसको इम्पैक्ट करता है। बेसिकली इट्स अ ह्यूमन HHV8 वायरस जो है उसके कारण होता है, और ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स को होता है जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक होता है। और जैसे कि HIV पेशेंट्स, इनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारी है ये, तो ऐसे पेशेंट्स में इस तरह का सार्कोमा बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कि दीपक जी पूछ रहे हैं आप कहाँ आ सकते हैं हम डिटॉक्स कराने के लिए। देखिए, डिटॉक्स कराने के लिए आप हमारे किसी भी सेंटर पे जा सकते हैं। हमारे ऑल ओवर इंडिया अप्रोक्सीमेटली 50 + 52 हॉस्पिटल स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें हमारे अब 10 से 12 बड़े हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, राइट, जहाँ पे आप जाकर ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। स्टमक कैंसर, जो मैं बात कर रही थी कि स्टमक अल्सर्स कैन लीड टू स्टमक कैंसर, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और इसलिए जो स्टमक के कोई भी इश्यूज हैं उनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिल- इसका जो हम पता लगाते हैं ज्यादातर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, उनके थ्रू हम कैंसर को पता कर सकते हैं। जैसे कोई भी कैंसर्स आर नथिंग बट अ प्रोलिफरेटिव ग्रोथ, मतलब एक सेल एक जगह पे, एक सेल की जगह वहां पे वो जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करी जा रहे हैं, दैट इज कैंसर। तो इस तरह की ग्रोथ को रोकना वो भी हमारे हाथ में है। अगर हम अपनी बॉडी को ऐसी डाइट, ऐसा एनवायरनमेंट दे के वो जो सेल है वो ग्रो ही ना कर पाए अनकंट्रोल्ड वे में, तभी वो कैंसर्स जो है वो ठीक हो सकते हैं। इसी पे बेस्ड हमारी जो चाइना स्टडी है वो काम करती है। और हमारे हॉस्पिटल्स में फास्टिंग का कंसेप्ट, डाइट को सुधारने का कंसेप्ट उसी से आया है।
राइट और ये इन सब से ही इवन आयुर्वेद में डाइट को एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट माना गया है। फास्टिंग को एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट माना गया है। लंघन परम औषधम बोला गया है आयुर्वेद में कि लंघन ही सबसे इम्पोर्टेंट औषधि है और उसी से ही हम मैक्सिमम बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैंसर को ठीक करने का भी जो बेसिक कंसेप्ट है वो लंघन ही है। नेक्स्ट कर दो। अब हम नेक्स्ट बीमारी के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है गेस्ट्राइटिस। इससे नेक्स्ट गेस्ट्राइटिस का मतलब है पेट के अंदर की जो लेयर है उसमें स्वेलिंग आ जाना। दिस इज गेस्ट्राइटिस। टमेटाइटिस बेसिकली ऊपर के हिस्से या फिर कह लीजिए ईसोफेगस में, मुंह के अंदर उन जगहों पे जब स्वेलिंग या फिर इन्फ्लेमेशन होती है उसको स्टमेटाइटिस कहा जाता है। गेस्ट्राइटिस में बेसिकली पेट के अंदर ही हमें इन्फ्लेमेशन दिखते हैं और इसका पता लगाने के लिए ज्यादातर एंडोस्कोपी प्रोसीजर किया जाता है। इसकी जो मेन सिम्टम्स हैं, हार्ट बर्न होता है, वॉमिटिंग्स होती हैं, पेशेंट को भूख बहुत कम लगती है, एब्डोमेन में खाना खाते ही पेशेंट को पेन होती है, इंडाइजेशन, ब्लड में स्टूल्स, ब्लड आना स्टूल्स में, नौजिया सेंसेशन रहना, डिस्कम्फर्ट रहना पेट में, वेट लॉस अनइंटेंशनली होने लग जाना और पेट में स्वेलिंग आना। ये सब सिम्टम्स हैं जो कि हमें गैस्ट्राइटिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जीआरडी जो प्रॉब्लम है दैट इज इसमें बेसिकली जो पेशेंट्स हैं उनको एसिडिटी और सोने के समय उन्हें जलन बहुत ज़्यादा होना, खट्टी डकारें आना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें बेसिकली जो एसिड है वो रिफ्लक्स आना शुरू हो जाता है। रिफ्लक्स इज बैक फ्लो होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली स्टमक में जो खाना चला गया उसके बाद वो आगे ही जाना चाहिए, बट इन सम पेशेंट्स जो रिफ्लक्स है वो डेवलप होती है जिससे कि पेशेंट्स को खाना खाने के बाद या कुछ देर बाद एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, गले तक आना शुरू हो जाता है। तो दैट इज जीईआरडी। इस सिचुएशन में बहुत सारे और कंडीशंस भी हो सकते हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स को हर्नियास के इश्यूज होते हैं, हियटस हर्निया, उस तब भी ऐसे इश्यूज आते हैं, या फिर जो स्फिंक्टर है उसमें कुछ इश्यूज हों उसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो पेशेंट्स बहुत लॉन्ग टर्म हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स हों उनमें भी ऐसी आती है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ, जो हम डायग्नोसिस करते हैं वो हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। नॉर्मली अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं और उनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो आपकी बीमारी जानते हैं और उनकी बीमारी को जानकर, आपकी बीमारी को देखकर कुछ स्टैंडर्ड उनके प्रोटोकॉल्स है जिसके अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रीटमेंट दे देते हैं। ठीक है। बट आयुर्वेद में जो डायग्नोसिस किया जाता है वो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। हम पेशेंट का जनरल हिस्ट्री तो लेते ही हैं, क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, साथ में हम कुछ एग्जामिनेशंस भी करते हैं। हम पेशेंट का नाड़ी भी देखते हैं, हम पेशेंट का जीभ भी देखते हैं, हम पेशेंट की प्रकृति को भी एनालाइज करते हैं, हम पेशेंट के इनटेक अपटेक को चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। तो ये सब डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस हैं, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट हैं वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू मॉडर्न टेक्निक्स भी, जैसे कि कुछ पेशेंट्स में हम कुछ टेस्ट भी बताते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी हो गया, स्टिल एग्जामिनेशंस हो गए, ब्लड टेस्ट हो गए, बेरियम रेडियोग्राफी हो गया। इस तरह के टेस्ट के थ्रू भी हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। बट जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिसके आयुर्वेद खड़ा है, जैसे कि नाड़ी परीक्षा, आपके प्रकृति को देखना, हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीटमेंट को चेंज करना, ना कि बीमारी के अकॉर्डिंगली, तो इस तरह से ही आयुर्वेद काम करता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जानते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादातर जो लोग हैं इसे बीमारी नहीं समझते, बेसिकली इट्स अ सिम्टम ओनली। बट वो सिम्टम तब तक ही रहता है अगर वो इनिशियल स्टेज पे है। धीरे धीरे अगर कॉन्स्टिपेशन को भी आप ट्रीट नहीं करेंगे तो वो भी एक भयंकर प्रॉब्लम को अराइज करेगी, क्योंकि बहुत सारे आजकल पेशेंट्स ऐसे भी मिल रहे हैं जो बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन को वो रेगुलर ट्रीटमेंट के बावजूद भी उनका कॉन्स्टिपेशन जो है ठीक नहीं होता। अब कॉन्स्टिपेशन के कॉजेस क्या क्या होते हैं? अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहा है,
फाइबर इनटेक कम हो गया है, आईबीएस का प्रॉब्लम है, बेसिकली उसको बाउल मूवमेंट्स ही नहीं हो रहे हैं, राइट? और वो ऐसी चीज़ें खा रहा है जिससे कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा बन रहा है, जैसे कि जंक फूड का यूज़ करना या फिर फ्राइड आइटम्स का ज़्यादा यूज़ करना, ड्राई कोल्ड बेकरी आई प्रोडक्ट्स का यूज़ करना। आहार में अगर फाइबर ही नहीं है तो, और या फिर लिक्विड डाइट कम ले रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। कुछ पेशेंट्स में चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, जैसे कि कुछ ट्रैवलिंग के दौरान भी पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। एज रिलेटेड भी होता है, कुछ पेशेंट्स को एज बढ़ती है तो उनका जो गट है या फिर कह लीजिए जो इंटेस्टिन्स हैं वो ड्राई होनी शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे म्यूकस कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन, डिहाइड्रेशन की वजह से, ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। एक बहुत बड़ा रीज़न कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी हैं, कई बारी कुछ पेशेंट्स ऐसी मेडिसिन्स लेनी शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन डेवलप होती है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स भी हैं जो या तो कॉन्स्टिपेशन करते हैं या फिर लूज मोशंस करते हैं, राइट? अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, एक ये वीडियो स्टार्ट कर दो। ओम आरोग्यमस्तु मैम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा गुप्ता है। आपका? परवीन गुप्ता। और आप लोग कहाँ से आए हो? नोएडा से है। नोएडा से आए हो। क्या क्या दिक्कतें थी? मेरे को बहुत ज्यादा बॉडी पेन एंड कॉन्स्टिपेशन था। और आपको? मेरे को ब्लोटिंग, प्रोस्टेट, लास्ट लीवर। से मुझे तो बॉडी पेन में बहुत फर्क पड़ा और आफ्टर लॉन्ग टाइम मॉर्निंग में स्टमक अपने आप क्लियर हुआ विदाउट एनी मेडिसिन। बहुत लाइट फील करी बॉडी अपनी। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। एक्सपीरियंस इज वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। क्या चीज अच्छी लगी आपको? स्टाफ, फूड, एवरीथिंग एक्सीलेंट। कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी। स्टे वाज वेरी गुड। तो ये हमारे जो पेशेंट हैं ये 72 आवर कैंप में आए हैं और विद इन 3 डेज इनको इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है, कॉन्स्टिपेशन इनका रिलीव हुआ। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही पेशेंट को बॉडी पेन्स रह रही थी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण पेशेंट्स को जो बात है वो स्टॉप हो जाता है, बॉडी में ही रुकना शुरू हो जाता है या बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अब एक और वीडियो है कैंप की, वही मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ, एक एक वीडियो और। जब मैं आया था थोड़ा सा मुझे दिक्कत बहुत थी, लेकिन ये है कि अब मैं आकर के थोड़ा रिलीफ करने लगा हूँ। और पहले पेन था उसमें भी आराम है, जो कॉन्स्टिपेशन था उसमें भी आराम है। शरीर जो भारी भारी दिखाई देता था वो भी हल्का है। और सभी डॉक्टरों का सभी सहयोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, कैसा लगा यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा है यहाँ का। मन नहीं करता यहाँ पे जाने से। जाने का मन नहीं कर रहा? हाँ, जबरदस्ती यहाँ पे तो जाया जाएगा। तो देखा आपने, ये भी जो पेशेंट हैं ये पेट की प्रॉब्लम से ही हमारे पास आए थे, और ये भी हमारे कैंप के पेशेंट हैं जिनको कि विद इन 3 डेज बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जो है आईबीएस। आईबीएस बेसिकली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि ये एक कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जो मैक्सिमम पेशेंट्स इससे ग्रस्त होते हैं। इसमें बेसिकली गैस बनना, दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना कभी, या फिर कभी लूज मोशंस होना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को रहती है। इसमें बेसिकली जो बॉवल मूवमेंट्स हैं उनका डिस्टरबेंस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दिस इज अ कंप्लीट प्रॉब्लम ऑफ, मतलब इसके कारण जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो पूरा ही अपसेट होता है, तभी इस तरह के जो सिम्टम्स हैं पेशेंट को आते हैं। बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारी वाटर को रीएब्जॉर्ब करती है और एंड प्रोडक्ट जो वेस्ट है वो बॉडी से निकाल देती है। तो लेकिन अगर आंतों में ही कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से जो आईबीएस है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। जैसे कि आईबीएस जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, एक पेशेंट्स होते हैं जिनमें मिक्स टाइप के फीचर्स आते हैं, जैसे कि कुछ कभी उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी उन्हें डायरिया होता है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होता है जिन्हें डायरिया ही रहता है। तो ये 3 तरह के आईबीएस के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, और तीनों का जो मैनेजमेंट है
वो उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली किया जाता है। और भी कुछ सिम्टम्स हैं जो कॉजेज हैं बेसिकली जो आईबीएस की जिनके कारण आईबीएस होता है, जैसे कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है आईबीएस का। गट और ब्रेन कनेक्शन, आपका गट इज द सेकंड ब्रेन। आपका पेट जो है कहीं ना कहीं आपके दिमाग की तरह ही काम करता है, एंड देयर इज मतलब बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है गट और ब्रेन का। मतलब आपको भूख लगी है और खाना चाहिए तो आपका जो गट है वो एक्टिव हो जाता है, और उसमें जो बहुत सारे एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं कि हाँ अब खाना आने वाला है। तो गट और ब्रेन कनेक्शन कुछ पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से भी आईबीएस होता है। कुछ पेशेंट्स को इन्फेक्शंस हो जाते हैं किसी तरह के, बचपन में हुए हों गट के इन्फेक्शन, जिसकी वजह से भी आईबीएस डेवलप होता है। लाइक एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टाइफॉइड। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मैक्सिमम पेशेंट्स को होती है या मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलती है। और उसके बाद टाइफाइड का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है आईबीएस, राइट। सो उसको कभी इग्नोर मत करें, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आगे कॉम्प्लिकेशंस ना आए। देन गट माइक्रोबायोम अगर डिस्टर्ब है उसकी वजह से भी आईबीएस होता है। एंड कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंट होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें आईबीएस डेवलप होता है। देन कॉमन सिम्टम्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। देन मिक्स्ड बाउल हैबिट्स, कईयों को कॉन्स्टिपेशन भी रहती है और डायरिया भी रहता है। देन म्यूकस आना बावल के साथ, राइट, ये भी एक स्पेशल फीचर है। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बावल मूवमेंट्स, बावल मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं हो रहे हैं या पेशेंट ने मोशन पास किया उसके बाद भी उसका पेट साफ नहीं होना, इट कैन बी अ सिम्टम। देन लूजर एंड और मोर फ्रिक्वेंट, मतलब खाने के तुरंत बाद पेशेंट को मोशन आना, दिन में 4 या 5 बार पेशेंट को मोशन आना, ये सब आईबीएस के सिम्टम्स हैं। कुछ पेशेंट्स में एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, इस तरह के भी सिम्टम्स मिलते हैं। और जो बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं उनमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से पेन्स रहना बॉडी में, ये सब भी शुरू हो जाता है। तो दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ आईबीएस। ऐसे ही हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिन्हें प्रॉब्लम थी, एक मैं वो भी वीडियो दिखाती हूँ आपको कैसे उन्हें रिलीफ आया है। चला दो। ओम आरोग्य नमस्ते मैम। आपका नाम क्या है? इंदु कोचर, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से। आपको कैंप के बारे में कैसे जरूरत? मैं यूट्यूब पे देखी थी ये, तो मुझे अच्छे लगे। वैसे ही मैं नेचुरोपैथी में बिलीव करती हूँ और आयुर्वेदा, मैं एलोपैथी में नहीं जाती। जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको क्या क्या परेशानियां थी जिसके लिए आप यहाँ पे आए? मेनली तो फॉरगेटफुलनेस और ये आईबीएस की प्रॉब्लम है। इसी के लिए आप यहाँ पे आए थे। तो अभी 3 दिन का आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ पे सब डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पूरा स्टाफ ही डाउन टू अर्थ कह सकते हैं। ठीक है। सब बड़े पोलाइट हैं, हाँ जी। सब बहुत अच्छे हैं। ओके, अभी जैसे व्यूअर्स भी आपको देख रहे होंगे जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, बाकी अदर डिजीज है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, बीपी शुगर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा सेंटर है। बाकी जो मेरी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ही होगी, हाँ जी। तो बहुत पुरानी है। और आचार्य जी और डॉक्टर बीआरसी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? डॉक्टर बीआरसी तो इज अ नाइस फॉलो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारे कैंप के पेशेंट हैं जो 3 दिन में के लिए कैंप में आए थे, और इनको भी पता है कि आईबीएस जो है वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं होता। और जो एक सिम्टम इन्होंने बताया कि फॉरगेटफुलनेस, मतलब इसमें से ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि गट और ब्रेन दोनों ही आपस में कनेक्टेड होते हैं, और अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपका ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करता, राइट। अब हम यहाँ पे करते क्या हैं, बेसिकली हम अपने हॉस्पिटल्स में पेशेंट को पंचकर्मा देते हैं फॉर आईबीएस। पंचकर्मा बेसिकली ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं,
और जैसे ही आपकी बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्सिफाई होती है, आपकी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे रिवर्स होनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट कर दो। किस तरह के जो पंचकर्मा टेक्निक्स हैं हम यूज करते हैं, जैसे नस्यम ट्रीटमेंट हो गया, देन नेक्स्ट बस्ती ट्रीटमेंट। बस्ती थेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है गट क्लीनिंग में। गट को क्लीन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बस्तीज हम यूज करते हैं, जिसमें कि स्नेक भी हो सकती है और रुक्ष भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट के बॉडी में दोष कौन से ज्यादा है। राइट, नेक्स्ट। अभी हम बात करने वाले हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लिवर एक मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, एक सबसे बड़ा ग्लैंड कह सकते हैं आप इसे, या ऑर्गन कह सकते हैं, जो कि मैक्सिमम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और लिवर में सूजन, उसमें उसके जो टिश्यूज हैं जब वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं तो उसको अल्कोहलिक लिवर डिजीज कहते हैं, जब जब इसका मेन कारण जो है अल्कोहल कंजम्पशन है। तो उसकी वजह से जो ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं, लिवर की जो वेन्स हैं वो ड्रेन नहीं कर पाती हैं, और साथ साथ ही लिवर और ज़्यादा खराब होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज एएलडी। और एएलडी बेसिकली धीरे धीरे डेवलप होता है। नेक्स्ट कर दो। सिम्टम्स, जैसे कि पहले फैटी लिवर होता है, फिर धीरे धीरे अल्कोहल की वजह से, उसकी वजह से हेपेटाइटिस भी हो सकता है, और कुछ पेशेंट्स में सिरोसिस की स्टेज पे चला जाता है। तो दीज कैन बी दी क्लिनिकल, कह लीजिए आप, सिंड्रोम, या कह लीजिए सिवेरिटी धीरे धीरे जो बढ़ती जाती है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं लिवर के डैमेज होने में। कुछ पेशेंट्स बहुत लंबे टाइम से किसी मेडिकेशंस पे होते हैं, उनको भी लिवर डिजीज होने का चांसेस होते हैं, जिससे कि हम सीएलडी बोलते हैं या क्रॉनिक लिवर डिजीज बोलते हैं, जिसमें कि अल्कोहल रीजन नहीं है लेकिन उसके बावजूद लिवर डैमेज हो जाता है। तो और भी बहुत सारे रीजंस है। आपका डाइटरी चेंजेस नहीं होना, डाइटरी हैबिट्स खराब हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स या डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े जो सिम्टम्स हैं उन्हें इग्नोर ना करें। अगर छोटे से छोटा सिम्टम भी आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, तो भी आप उसके लिए कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से, और जल्दी से जल्दी आपकी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी रिकवर हो सकती हैं अगर टाइमली आप उन्हें ठीक करवा पाएं, या आप डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह से अपने डाइजेशन को, अपने फूड को, साथ साथ में और भी अगर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हम ऐड करें। ये कुछ स्टेजेस हैं लिवर डैमेज की। लाइक एक हेल्दी लिवर है, जब धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है तो स्कारिंग शुरू हो जाती है, देन इट लीड्स टू फाइब्रोसिस, एंड जो प्रोग्रेस हो जाता है जब स्कार टिश्यू पूरे लिवर में, देन इट लीड्स टू सिरोसिस। नेक्स्ट। इसके कॉजेस की अगर बात करें, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, डाइट में डाइट खराब होना, जेनेटिक इनहेरिटेंस भी होती है कुछ पेशेंट्स में, ओबीज होना, डायबिटीज होना बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से, और फैट होना इन ब्लड, मतलब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा रेज होना, दीज ऑल कैन बी द कॉजेज ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज। क्रॉनिक लिवर डिजीज, इसमें लिवर में सूजन या फिर जो लिवर है पूरी तरह डैमेज हो जाता है, फाइब्रोसिस भी हो, जिससे फाइब्रोसिस और सिरोसिस होता है। इस सीएलडी के पेशेंट्स में ज़्यादातर जो लिवर है वो सिकुड़ जाता है, और उसके सिकुड़ने से वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता, प्रॉपर एंजाइम्स नहीं बना पाता, तो बहुत सारे मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस उनको होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि पोर्टल हाइपरटेंशन, आपके इसोफेजियल वेरिसेस, असाइटिस, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें लिवर डिसऑर्डर्स या फिर क्रॉनिक लिवर या एएलडी के पेशेंट्स में देखने को मिल जाती है। तो इन सब का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उसका जो बेसिक जो फंडा है, दैट इज टू इम्प्रूव योर बॉडी, या फिर आपके जो बॉडी को आप डिटॉक्सिफाई करें, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करें। इसी पे डॉक्टर नरेश त्रेहान है, उन्होंने एक वीडियो में बोला है कि कैसे आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो लंबी होती है, राइट।
तो ये वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। What about postoperative? Everybody wants to live 100 years. I was asking you आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर से कई सारी चीजें होती है। फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपनी बेटी की प्लेटलेट्स से। क्या डेथ को डिफीट करना या longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. राइट, तो सुना आपने डॉक्टर नरेश त्रेहान जो वेदांता हॉस्पिटल है उसके डायरेक्टर हैं, और इतने बड़े एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद भी वो पंचकर्म को प्रमोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पंचकर्मा ही एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं और अपनी जीवन को बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन ये भी कोई बहुत गंभीर बीमारी होने के पहले ही अगर आप शुरू रखेंगे अपना रेगुलर बेसिस पे पंचकर्मा कराएंगे, जैसे ही मैं बताया कि साल में 2 बार पंचकर्मा कराना इज क्वाइट इफेक्टिव, और उसके भी मौसम है जिनमें पंचकर्मा कराना चाहिए एक हेल्दी पर्सन को। तो उसकी डिटेल्स भी आप हमारे और जो वेबिनार्स होते हैं उनसे जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको धीरे धीरे इन सभी चीज़ों की नॉलेज मिलती रहे और धीरे धीरे आप उसे अपग्रेड करें। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के थ्रू जो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं या डिसऑर्डर्स हैं उनको रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि उदर लेपम या उदर बस्ती, ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। देन नित्य विरेचन थेरेपी, रोज विरेचन करवाना। कुछ ऐसे योग हैं जो हम रेगुलरली पेशेंट्स को गाइड करते हैं जिससे कि पेशेंट का नित्य विरेचन होता है और पेशेंट का गट जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है। लीच थेरेपी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जो हम पेशेंट्स में कराते हैं, ठीक है। देन योग एंड हैप्पीनेस, इसके लिए नरेश त्रेहान जी कह रहे हैं कि कैसे योग और योगा से हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं। चला Basically, one says all these things that we are saying are correct. One, you should know your body to know what is wrong with it. Have you inherited or have you inherited certain tendencies like high cholesterol or tendency for diabetes or something? वो तो अलग, you can treat it. The earlier you can, the better it is, because you become conscious, you can avoid diabetes, you can avoid heart disease, provided you know you have a tendency. Second thing is, keep your muscle mass intact, and I don't think that there is anything better than yoga that actually encompasses the whole thing. It's like weightlifting of your own body weight. So you do 20 Surya Namaskars, you have already built your muscle and you have already done weightlifting and you have already shaped your abdomen. So yoga is actually, I'm sorry, I'm sounding like some of the other leaders of this country, but for 35 years I've been doing yoga since I came back to India. 20 years before that in US, of course, there was no knowledge of yoga. But I think happiness, being aware of yourself, and relationships are the best recipe for life. Own your body. Don't outsource it to medicines or to doctors. You be your doctor. तो देखा आपने जो नरेश त्रेहान जी या डॉक्टर सरीन हैं, ये दोनों ही ये कह रहे हैं कि बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर्स आल्सो दे रिकमेंड के योग और अपनी बॉडी को खुद जानना ही आपकी बॉडी को रिकवर करा सकता है, और जो भी बीमारी है इनिशियली उसको इम्प्रूव करना या जल्दी से जल्दी उसको रिकवर करने के लिए और अपनी बॉडी को हमेशा हेल्दी रखने के लिए योग और नोइंग योर नॉलेज, इन दोनों का सहारा लेके आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। ऐसी कुछ और पेशेंट्स हैं जो हमारे यहाँ ठीक हुए हैं, और कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, जैसे होम रेमेडीज कुछ बताते हैं आचार्य जी। स्टमक के में अगर आपको गैस का, फ्लैटुलेंस का बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। कर दो। आपको विद इन 7 डेज पेट में गैस बननी बंद हो जाएगी और पेट साफ होने का एक नियम बन जाएगा। गरम गरम पानी पीजिए या
सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, इन चारों को उबाल के गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालनी होती का पानी एक एक घूंट करके या हर्बल टी वो पीजिए, उकड़ू बैठ के 5 मिनट में खत्म कीजिए। आप सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए। पूरे भारत में हमारे 40 से अधिक हॉस्पिटल, 20 से अधिक डे केयर और 60 से अधिक क्लिनिक्स हैं। बस किडनी, लिवर, हार्ट, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का राइट। तो ये एक छोटी सी होम रेमेडी थी जो आचार्य जी ने बताई है। आप ये भी कर सकते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन या गैस इस तरह की समस्याएं रहती है। तो इससे नेक्स्ट वाला भी एक वीडियो है, वो भी चला दो। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा। तो गैस हजाम कब्ज जो हम इस तरह बैठकर टॉयलेट सीट पर अपना पेट साफ करते हैं, ये जो एसिडिटी की जो हमारे खाने की वजह से दिक्कत है, ये एसिडिटी, गैस और इस तरह बैठना। तो इस तरह जब बैठते हैं तो मैं बोलूंगा एक तो बैठना हमें इस तरह चाहिए कि इस तरह अपनी इंग्लिश टॉयलेट में इस तरह पाँव रखोगे तो पेट साफ होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी को एक एंगल मिल जाता है। इस तरह हम बैठना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। और जो आप बचपन से जिसको आप खाना बोलते हो, रोटी, सब्जी, दाल, दूध, दही, आप यही तो खा रहे हो। कई लोग हमें बताते भी है कि हमें तो ये बोला जाता है कि ये खाना घर का खाओ तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि इन्होंने कभी बाहर का खाना नहीं खाया, किसी ने बाहर की गंदगी नहीं खाई, फिर भी उसको किडनी फेल हो गई। वजह कि हमारे जो आज की डेट में हम जो अननेचुरल दवाइयां खा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर की अंदरूनी शक्ति कमजोर हो रही है और हमारी बॉडी के अंदर के पेट साफ ना होने की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। राइट। तो ये एक पोस्चर है जो आचार्य जी बता रहे हैं कि किस तरह से पोस्चर रहना चाहिए वाइल टॉयलेट सीट में, कैसे बैठना चाहिए। तो ये भी एक तरीके हैं, ये भी टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम्स को, कॉन्स्टिपेशन या फिर एसिडिटी, इन सब में भी रिलीफ पा सकते हैं। ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। कुछ पेशेंट्स ओपन कर दो। सानी ठाकुर जी। हाँ जी, शकील जी, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और भी कुछ पेशेंट्स अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर दूंगी। हाँ जी, शकील जी बताइए। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। सानी ठाकुर जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी, सानी जी। ठाकुर जी। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ जी। ये मैडम मेरे को तो ये डाइजेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने कुछ भी खाते हैं तो वो मेरा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। बार बार जो डकार डकार ऊपर गैस जो होता है ना, ऊपर का तरफ डकार का थ्रू निकलता है, पूरा छाती और गला में माने अजीब सा कच्चा कच्चापन लगता है। और पेट हमेशा मैंने थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। अच्छा, आप वेट ऐसे करिए ना, वेट आपको लॉस भी अभी पूरा अपने, लगातार होते जा रहा है। अच्छा देखो, बेसिकली वेट लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि डाइजेशन आपका अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है। जी आपका मैडम। पाचन ठीक होगा तो आपका वेट भी धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें आपको 2 से 3 महीने का टाइम लगाना पड़ेगा ताकि हम आपका लिवर पे भी काम कर पाए, आपके गट पे भी काम कर पाए, ठीक है, पाचन पे काम जी कर पाए। 2-3 महीने आप दे देंगे तो ये प्रॉब्लम रिकवर भी हो जाएगी। लेकिन आपको पूरा सहयोग देना पड़ेगा, जो डाइट हम बताएंगे वो वैसी ही लेनी पड़ेगी। जी मैडम। अभी हम आपका कैंप यहाँ हम उड़ीसा से है। अच्छा, उड़ीसा में भुवनेश्वर यहाँ, में है आई थिंक हमारा एक हॉस्पिटल। हाँ भुवनेश्वर कटक, यहाँ जी संबलपुर में भी है। जी 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 संबलपुर में अभी कैंप हुआ था 31 मई को। जी। तो वहाँ वहाँ पर गए थे हम। तो वहाँ पर कुछ मेडिसिन लिखे थे तो वो मेडिसिन मिला नहीं है, और पंचकर्मा के भी मने करने करने के लिए भी बोले थे हमको। अच्छा, फिर आप करवा सकते हैं। अगर करवा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप आ जाओ हमारे किसी हॉस्पिटल, वहां पे करवा लो। तो ये भुवनेश्वर में होगा ये? नहीं, भुवनेश्वर में नहीं है अभी फैसिलिटी। उसके लिए आपको हमारे किसी और सेंटर में ही जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ये निकलना ही लखनऊ पड़ेगा आप। चंडीगढ़ वगैरह में जाना पड़ेगा ना? हाँ, आपको डाइट भी बताई है उन्होंने? डाइट तो मैडम नहीं बताने सके, उस दिन पेशेंट बहुत ज्यादा थे और टाइम नहीं था, तो मैंने थोड़ा बता नहीं पाए अच्छा से। अच्छा, कोई बात नहीं, आप डाइट हमारे यहाँ से ले सकते हो। वैसे मैं अभी डाइट बताऊंगी और आप चाहे तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप वो शुरू कर दीजिए। जी जी मैडम।
ठीक है, आप अभी जुड़े जी रहिएगा और साथ में जब भी मैं वो डाइट अभी एक्सप्लेन करूंगी तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, साथ जी साथ में आप दवाइयां लेते रहे, रेगुलर विजिट करिए, आप एक बार दोबारा दिखाने जाइएगा आफ्टर 1 मंथ। अगर आप 1 महीने का ट्रीटमेंट लेके आए हैं, अगर दवाई नहीं ली है तो दवाई लेना शुरू करें, नहीं तो आप एक बार कंसल्ट करना चाहते हैं तो चैट में नंबर डाल दें और मैं यहाँ से आपकी एक बार कंसल्टेशन करा देती हूँ। ठीक है मैडम। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, रोली टंडन जी। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, हाँ जी। मैम, मुझे भी डाइजेशन इशू है, मतलब कोई भी चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है। सिंपल खाना भी, मतलब मैं ऑयली और स्पाइसी तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकती, लेकिन जो हम्म। भी चीज खाती हूँ मुझे एकदम से गैस बनने लग जाती है। कुछ भी, मतलब सिंपल हरी सब्जियां भी खाती हूँ तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है। मैं आप अगर डायबिटिक भी हूँ और मुझे रूमेटाइड अर्थराइटिस भी है। ओके, डाइजेशन भी बहुत ज्यादा पुअर है, कुछ भी मुझे सूट नहीं करता, मैं रोटी वगैरह भी नहीं खा सकती। ओके, अभी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आपका इसके लिए? बस वही सब्जी थायराइड सब्जी और और सूप ही ले रही हूँ मैं। डाइट में मेरा सिर्फ सब्जी और सूप चल रहा है। और हम्म। चाय वगैरह कभी नहीं पीती, चाय कॉफी दूध ये सब चीजें मैं कभी नहीं लेती हूँ। छाछ कभी ले लेती हूँ। ओके, और बाकी सिर्फ सब्जियां ही चलती है, सब्जियां या सूप या सैलेड, बस इतना ओ यही चलता है। लेकिन वो भी मुझे सूट नहीं करता कुछ भी खाने के लिए, आप जो अंदर से आप इच्छा नहीं होती। आप जो सैलेड्स ले रहे हो ना, उनको थोड़ा स्टीम्ड करके लेना शुरू करो। ठीक हाँ, है, स्टीम करके ही ले रही हूँ मैम मैं। हाँ, एक वो शुरू करिए और साथ में हम इसमें कुछ हर्ब्स का यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम्म। आपकी बॉडी में डाइजेशन जो वीक है आपका और हम्म। रूमेटाइड का इश्यू है, दोनों प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें पंचकर्मा अगर आप करवाते हो तो थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। नहीं मैंने पंचकर्मा कराया है अभी। कब करवाया मैम? पंचकर्मा अभी 15 दिन कराया है लगातार मैंने। 15 तारीख से लेके 30 तारीख हम्म। तक मैंने आपको कराया ये है। जो प्रॉब्लम्स हैं रूमेटॉइड और जो और इश्यूज हैं वो कब से हैं, कितना टाइम से? बहुत टाइम हो गया, काफी लमसम हो गए, 8-10 साल से ज्यादा ही हो चुका है। और 8 से 10। डाइजेशन प्रॉब्लम मुझे बचपन से ही है। ओके, फिर आपका तो कोष्ठ पहले से ही डैमेज्ड है ना, तो एक बार के पंचकर्मा से होगा नहीं, रेगुलर बेसिस पे कराइए, एवरी 3 मंथ्स। ठीक है, एवरी 6 मंथ्स आपको कराना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए। आप चाहें तो हमारे किसी भी हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में एक बार विजिट कर सकते हैं। कहाँ पे है यहाँ पे? मैं इस समय लखनऊ आई हुई हूँ, लखनऊ में है क्या? हाँ, लखनऊ में ऑलरेडी एक बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, आप वहाँ जा सकते हो, यू कैन गेट द एड्रेस। आप इस नंबर पे एक बार कॉल करके एड्रेस ले लीजिए। हम्म। ठीक है मैम, नंबर दिख नहीं रहा है मैम, फिर से दिखा दीजिए। मैम, मैं चैट में डाल देती हूँ। ओके ओके। हाँ जी, ठीक है, 7710371037 है वैसे। ओके ओके। हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। ओ- ओके जी। हाँ जी, रोहित केजरीवाल जी। हो गया, रोहित टंडन हो गए। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, रोहित जी बताइए। मैम मेरे 9 साल का छोटा बेटा को काफी गैस की प्रॉब्लम रहती है। कितने साल का है? 9 साल का है। 9 साल, ओके। हम्म। उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, क्या खाना पसंद करता है? वो जनरली रोटी दाल चावल यही सब खाता है जनरली। और मतलब वो फ्रूट फ्रूट बहुत काफी कम खाता है वो। आप उसे थोड़ा इनकरेज करिए, जो उसे पसंद हो वो फ्रूट देना शुरू करिए, फाइबर कंटेंट बढ़ाइए। जैसे आप उसे खीरा वगैरह खा लेता है, खीरा टमाटर ये सब खाता है या हाँ हाँ वो नहीं? सब खाता है, वो सब खा लेता है। हाँ, तो जब आप खीरा दे रहे हो उसको, खीरे का छिलका नहीं उतारना। ठीक है, ओके। फाइबर कंटेंट बढ़ाइए उसकी डाइट में। ठीक, जैसे ही आप बढ़ाएंगे ना, आप देखेंगे उसी से ही उसका गैस बनना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी लाइक आपने 15 दिन उसको देना शुरू किया फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा, फिर आप एक बार दिखा के जाइएगा। ओके मैम। हाँ जी, आप हैं ओके। कहाँ से वैसे रोहित जी? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता, कोलकाता में हमारा हॉस्पिटल है, आप चाहें तो वहां पे एक बार फिजिकली विजिट कर लें, क्योंकि इसमें कुछ हम हर्ब्स दे सकते हैं जो उसके गट को, पाचन को बढ़िया कर दे उसके।
ठीक है, ओके उससे वो बेटर हो जाएगा। सिरप फॉर्म में भी हमारे पास मेडिसिन हैं, तो बच्चे को वो दी जा सकती हैं। ओके मैम हाँ ओके जी, आप जाके दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, ओके मैम ओके थैंक यू। हाँ जी। मोहित जी। क्या नाम है ये, दिलीप कुमार जी। रामजी कुमार। हेलो हाँ जी, हाँ जी दिलीप। हेलो राम जी। मोहित जी, हाँ हेलो जी। हेलो हाँ जी जी, हाँ जी यमुनानगर से बोल रहा हूँ मैम। मैं जी। ये मुझे एक्यूट पेनक्रियास की प्रॉब्लम है। आपको पैंक्रेटाइटिस है? हाँ जी मैम। ओके, कब डिटेक्ट हुआ है आपको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस? ये 9 अप्रैल को। ओके, जस्ट स्टार्टेड नाउ है ना, अभी शुरू हुआ है। हाँ जी अप्रैल में हुआ है, तो एडमिट रहा हूँ 15 दिन एक बार हॉस्पिटल में। फिर पिछले 10 दिन पहले दोबारा एक बार पेन हुए थे, तो 3-4 दिन दोबारा एडमिट रहा हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा, मतलब बीच बीच में आपको 2 बार अटैक्स आ चुके हैं। हाँ ओके। अभी तक आपका जो ट्रीटमेंट है वो क्या चल रहा है? एलोपैथी की ले रहे हैं आप ट्रीटमेंट? हाँ, अब दवाई वगैरह तो कुछ है नहीं, खाने दवाई वगैरह तो नहीं खा रहा, बस परहेज कर रहा हूँ। खाने पीने का हल्का हल्का खा रहा हूँ। देखिए, परहेज तो इसमें करना ही पड़ेगा, बिकॉज पैंक्रियाज हम्म अगर और प्रॉब्लम बढ़ी और ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हुआ, फिर तो कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, अभी तो हम्म, एक्यूट स्टेज में है, सबसे बेस्ट है इसमें आप पंचकर्म कराइए, क्योंकि बॉडी अच्छा को हील करने का काम पंचकर्म ही करता है। और जितना आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती जाएगी, उतना आपकी बॉडी अपने आप भी हील होती जाएगी। ओके, ठीक है, तो इसका सो क्या बेस्ट इलाज है। है? आप आप कहाँ से बात कर रहे हैं मोहित जी? यमुनानगर हरियाणा। यमुनानगर में आई थिंक हमारा हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन यमुनानगर से पास ही आपको अंबाला या फिर डेरा कुरुक्षेत्र बस्सी हमारा कुरुक्षेत्र। सेंटर, हाँ कुरुक्षेत्र पड़ जाएगा। यस, कुरुक्षेत्र में जा सकते हैं, कुरुक्षेत्र में हमारा हॉस्पिटल है। आप चाहें तो कल ही विजिट करके आए, एक बार फिजिकली तो दिखा कर आए विद रिपोर्ट्स। ठीक है, फिर हम ठीक है। पंचकर्मा स्टार्ट करवा देंगे। अम्बाला में भी है आपका? हाँ, अम्बाला में अंबाला भी है में आपका? और कुरुक्षेत्र में भी। कुरुक्षेत्र में बड़ा हॉस्पिटल है, बेटर रहेगा आप कुरुक्षेत्र ही जाए। अच्छा, हाँ वो हाँ कुरुक्षेत्र ही पता करा था मैंने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नहीं कुरुक्षेत्र में सबसे बढ़िया है और बड़ा हॉस्पिटल है हमारा। इवन 100 बेडेड अच्छा हॉस्पिटल है अप्रॉक्स। और वहाँ पे डॉक्टर्स काफी एक्सपीरियंस्ड आए हैं, जो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में हमारे काम किए हैं जिन्होंने। सो आप एक बार वहाँ पे विजिट ठीक करके आए। ठीक है, ठीक ठीक हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है। ओके जी। दिलीप कुमार जी। मोहित, मोहित हो गए। हाँ जी दिलीप जी, हाँ जी, हाँ मैम नमस्ते। नमस्कार जी। जी मैम, मैम हमें लीवर फैटी की समस्या है। अच्छा, फैटी लिवर की समस्या, देखो फैटी लिवर आराम से रिकवर हो जाता है अगर आप अपने डाइट में परहेज कर लोगे। जी ठीक है, फ्रूट सलाद ज्यादा खाओ। ठीक है, जी जितना हो सके। मतलब अगर आपने सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट में आपने पहले फ्रूट्स खाने ही खाने हैं। जितने भी लोग जी सुन रहे हैं, मैं सभी को ही बता देती हूँ, जो डाइट हम देते हैं यहाँ पे अपने हॉस्पिटल्स में भी फॉलो करते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले आप गर्म पानी पिए, नीचे बैठकर, उकड़ू बैठकर। ठीक है, देन उसके जी बाद ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स लें अपने वेट के अकॉर्डिंगली। वेट इंटू 10, मतलब अगर आपका वेट 40 किलो है, तो 400 ग्राम फ्रूट्स 2 से 3 तरह के या 3-4 तरह के आप ले सकते हैं, मिक्स करके। ठीक है, जी उसके बाद आप लंच में, लंच भी ये जो है आपका है 1 से 2 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। उसमें आप जी पहले सलाद खाएं, उसके बाद कुछ खाएं जो भी खाना चाहते हैं। रात का खाना आपने सोने से पहले, मतलब जो अंधेरा हो जाता है ना जब, जैसे 7 बजे, आजकल 7 बजे से पहले पहले आप खाना अपना खत्म कर लें। जी उसमें भी आप पहले सलाद खाएं, उसके बाद अपने जो खाना है वो आप खा सकते हैं। ठीक है, जी अगर ये प्रॉपर डाइट आप कम से कम 1 महीना ही फॉलो कर लेंगे ना, आपका फैटी लिवर अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा। जी मैम, फैटी ठीक लीवर है, में हमारा सेकेंड ग्रेड। सेकंड कोई बात नहीं सर, रिवर्स तो होना शुरू होगा ना, फर्स्ट जी ग्रेड में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। देखिए, आज फैटी लिवर है आपको,
ठीक है। जी कल वो फाइब्रोसिस की तरफ भी जा सकता है, सिरोसिस की तरफ भी जा सकता है। कोई और बीमारी तो नहीं है आपको? नहीं नहीं मैम, ये क्या शुगर नाम वगैरह? शुगर की समस्या हो गई है मैम। नहीं, देखो ये एक इनिशियल सिम्टम है कि आगे जाके लिवर और डैमेज हो जाएगा आपका। जी शुगर के लिए गोली खाते हैं आप? खाते थे मैम, लेकिन इस समय परहेज पे है, नहीं खाते हैं। परहेज ही इसका एकमात्र उपाय है। जी ठीक है, परहेज आप प्रॉपर कर लीजिए। अगर आपको ये भी करने में दिक्कत आ रही है, देखो परहेज कुछ हद तक तो आपको घर पे भी करना पड़ेगा। जो मैंने जी डाइट बताई है वो अगर आप 40-50% भी यूज करना शुरू करेंगे ना, आपको शरीर में फर्क दिखेगा। ठीक, जी। बाकी शुगर हम 3 दिन में रिवर्स कर देते हैं। आप हम्म चाहो तो हमारे हॉस्पिटल किसी हॉस्पिटल में आके एडमिट भी हो सकते हो, या घर बैठे जी भी ट्रीटमेंट ले सकते हो। ठीक है। जी। बात कहाँ से कर रहे हैं दिलीप जी आप? मैम हम यूपी मऊ जिले से बात कर रहे हैं। यूपी में देखिए, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, इन सभी जगहों पे हमारे हॉस्पिटल्स हैं। आप जी। चाहें तो किसी भी जगह जाके आप एक बार दिखा सकते हैं। गाजीपुर में भी है क्या मैम? गाजीपुर में सर आई थिंक हमारा एक क्लिनिक है गाजीपुर जी में। तो जी वहाँ सिर्फ आपको दवाइयाँ मिलेंगी और डाइट बता देंगे। डाइट जी। वैसे मैं ऑलमोस्ट आपको बता ही चुकी हूँ। आप हम्म ये भी करें, नहीं तो आप एक बार ऑनलाइन कंसल्ट कर लीजिए। एक जी। चैट में आप नंबर डाल दीजिए, यहाँ से मैं हम्म आपको डॉक्टर से कंसल्ट करा दूँ। जी। ठीक है जी। ओके मैम। हाँ जी, ठीक है सर। बाकी और भी जितने पेशेंट्स जुड़े हुए हैं वो भी अगर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, बिकॉज अभी इस समय वेबिनार के दौरान मैं आपकी कुछ क्वेरीज ले पाऊंगी। ठीक है, मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगी। तो जितने भी और पेशेंट्स हैं आप अपनी एक बार चैट में नंबर डाल दें, सो दैट एक कंसल्टेशन हमारे यहाँ से अरेंज हो जाए आपके लिए, और फिर आप 1-on-1 डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशंस हम इस कई तरह के वेबिनार्स के थ्रू आपको देते ही आ रहे हैं। देन राजू, विवेक, बुरा जी ऊपर, हरप्रीत कौर जी। हाँ जी हरप्रीत जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी हरप्रीत जी बताइए। मैम मुझे 2 साल पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस डायग्नोज हुआ था जी। और मेरी आयुर्वेदिक मेडिसिन चली थी। अब लेकिन वो तो नहीं है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, मैंने टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं। पर मुझे जी। जैसे ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी ये बहुत हम्म। हो रहा है। और लीवर का टेस्ट कराया था, लीवर में जो LFT काउंट है वो बढ़े हुए आए हैं। मतलब इसका कोई लिंक है, या लीवर में ओटीपीटी बढ़ा प्रॉब्लम हुआ आई है। फिर एसिडिटी वगैरह देखिए, बन रही है मेरे? वैसे वैसे तो लिवर में प्रॉब्लम आ ही रही होगी, तभी आपके जो LFT में जो ओटीपीटी है हाँ वो जी। रीड जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। सो एक बार मुझे आपकी रिपोर्ट्स देखनी है। आप ठीक एक है। बार मुझे वो फॉरवर्ड करिए, आप चैट में नंबर डालिए, आपको कंसल्टेशन ही करना ज़्यादा बेटर है। मैं ठीक है यहाँ से मैम। कंसल्ट कराती हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है जी। मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। सानी ठाकुर हो गया शायद। सानी ठाकुर जी हो गए ना? अनीता जी, अनीता है? विकास जी, विकास चावला जी, अंकित चेवली जी। हेलो। हेलो। हाँ जी विकास जी नमस्कार। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है विकास जी। हाँ जी। मैडम दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम मैं। जी। मेरे को मैडम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ मैडम मेरे को जैसे शरीर में कुछ चीज लग नहीं रही है, थोड़ी कमजोरी आ रही है। अच्छा जी। ये कब से है आपको ये प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन की मैडम। समस्या? मैडम 20 दिन के करीब हो गए मैडम, 20 डेज हो 20 डेज हो गए, ओके। गए मैडम। मोशन अभी आता है, मोशन जो है पूरी तरह से। आपकी आवाज कम आ रही है विकास जी। मैं कह रहा हूँ मैडम मोशन तो मेरे को आता है, लेकिन मोशन ना पूरी तरह से पास नहीं हो पाता। ओके। तो इसकी मतलब वजह से इनको मेरे को काफी प्रॉब्लम हो रही है मैडम। ओके। एक तो आप इसमें देखो, एक वो काढ़ा यूज कर सकते हो जो आचार्य जी ने बताया है। ठीक है, लौंग, इलायची, अदरक ये सब डालकर।
ठीक है ठीक है जी। जी, अब वो शुरू करिए। इसमें ठीक है आप मैडम। अजवाइन का यूज कर सकते, ठीक है। जो 4 चीजें इंग्रेडिएंट्स आचार्य जी ने बताए हैं, मैं एक बार वीडियो आपको भिजवा दूंगी, ठीक है। आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है मैडम। एक तो वो आप स्टार्ट करिए, ठीक है अजवाइन अजवाइन भी उसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। वो काढ़ा मैडम, आप वैसे शुरू मैं ना करिए, वैसे सौंफ तो उससे मैडम हम्म वैसे सौंफ, जीरा और अजवाइन, इन 3 चीजों का काढ़ा तो मैं लेता हूँ मैडम। इन 3 चीजों का लेते हैं, हाँ। बस वो रेगुलर हाँ जी। रखिए। अगर उनसे भी नहीं हो रहा है, आंवला जूस यूज कर सकते हैं। 15 ml आंवला जूस पानी में थोड़े से गुनगुने पानी में डालकर आप वो भी यूज कर सकते हैं बीच बीच में, ठीक है। वो भी ठीक है बहुत मैडम। इफेक्टिव ठीक है। रहता है। एक आप नीचे उकड़ू बैठ के थोड़ी देर, मतलब सुबह वो काढ़ा पीजिए। एक ये आप ऐड करिए अपने साथ, ये तो आप आराम से ठीक कर है मैडम। सकते हैं, आई थिंक, ठीक है। ठीक है जी। ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं। फाइबर कंटेंट अपना बढ़ाइए अपने डाइट में। फाइबर का मतलब है कि फ्रूट्स और सैलेड्स, इनका यूज थोड़ा ज्यादा करिए, ठीक है जी। ठीक है मैडम। ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू। ओके जी, ओके। संतोष जी, हरप्रीत नमस्ते कौर मैम, मैं चेन्नई से बात जी कर रहा हूँ मैडम। जी जी, नमस्कार, हाँ जी, मैडम बताइए। एक्चुअली अभी मैंने जो आपका देखा उसके अनुसार मुझे तो आईबीएस लग रहा है मुझे। तो सिम्टम क्या है मैडम, जैसे 3 बजे जो लंच के बाद ना, तो हाँ, मुझे गैस बनना स्टार्ट हो जाता है और ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। और मैडम अच्छा। सुबह में मतलब हमेशा थोड़ा सा सुबह में पेट क्लियर हो जाता है, लेकिन वही हम्म दोपहर के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, पेट क्लियर नहीं हुआ और गैस और बहुत स्मेल भी रहता है, अनबियरेबल अच्छा, स्मेल। या जो भी मान लो कि हम अगर वो जाते हैं तो आप दूसरे फैमिली मेंबर भी शिकायत करते हैं कि बहुत बहुत स्मेल हो रहा है इस तरह से। ओके तो ओके। ये प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम सर है, ये क्या है आप हाँ, बता ये सकती हैं? सब इनिशियल सिम्टम्स हैं कि आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, पाचन खराब हो रहा है, ठीक है। जब पाचन मैडम नहीं होगा तो खाना मैं सड़ेगा अधिकांश और स्मेल। अधिकांशतः मैडम मैं फास्टिंग ही रहता हूँ या फल फ्रूट ही खाता हूँ। इसके नहीं बावजूद नहीं, भी मुझे वो इरिटेशन होता है कि सबके लिए भाई। नहीं होती। देखो सर, हर एक की बॉडी अलग होती है। फास्टिंग के भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, और हर चीज सब पे सूट करे ये जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो जी। आपके लिए क्या ठीक है, आपकी बॉडी में दोष कौन से ज्यादा हैं, वो इम्पोर्टेंट है जानना। अगर आप मुझे नियर थायराइड बाय है कोई मैडम। हॉस्पिटल्स हैं, आप कहाँ से हैं, चेन्नई? चेन्नई से मैडम। हाँ जी, चेन्नई में ऑलरेडी एक हॉस्पिटल है हमारा। अगर आप चाहें तो एक बार विजिट करके आइए, दिखा कर आइए। जी जी। हाँ जी, मैं एड्रेस आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। जी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले लिया मैडम। हाँ हाँ, आप इस नंबर पे बात करके ना, या फिर कॉल करके या मैसेज करके आप चेन्नई का एड्रेस मंगा लीजिए। आप एक बार विजिट करके आइए। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ पे गड़बड़ है। हाँ, मेरा लेफ्ट साइड में मैडम मुझे दर्द भी रहता है पेट में, लेफ्ट हाँ, साइड में। अगर कोई और टेस्ट वगैरह कराने की जरूरत होगी, जैसे कि सिंपल अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख सकते हैं, तो इस तरह के टेस्ट भी करा सकते हैं। लेफ्टी करा सकते हैं, हो सकता है फैटी लिवर भी डेवलप कर रहा हो। तो वो अच्छा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना, मतलब देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स आपको है। उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट भी करा लेंगे इफ रिक्वायर्ड, ठीक है जी। ये और अगर अधिकांशतः ऐसी मैं लंच होगी करने के दर्द, बाद ही मेरे साथ होता है मैडम। फर्स्ट हाफ हाँ, तक नहीं होता, लंच के अच्छा बाद 3-4 बजे से गैस बनना स्टार्ट हो जाता है मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, हो जाएगी वैसे प्रॉब्लम सॉल्व। अगर इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है ना, तो ये पूरी तरह ठीक हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक एक बार मैडम मेरी वाइफ से रिलेटेड है, उसको मैडम पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है मैडम। सर्जरी तो हो चुका है। जी जी जी। हेलो मैडम, और अभी रेडिएशन चल रहा था। सर्जरी 2019 में हुआ और रेडिएशन अभी जस्ट 1 महीना पहले कंप्लीट हुआ है। ओके उसके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर के चलते मैडम उसका शुगर बहुत हाई है, और कोलेस्ट्रॉल तो मैडम 2014 से ही ऑलमोस्ट 500 प्लस रहता है, एलडीएल ये सब मैडम। अच्छा तो अच्छा अच्छा। तो हम आपके हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आना चाहते हैं खासकर, और हाँ, उसको एक आप महीने लेके का आइए ट्रीटमेंट उनको। देना चाहते हैं, लेकिन ये उनको मैडम के सर विश्वरूप राय चौधरी सर से अगर मीटिंग हो जाता उनसे, क्योंकि वो ये थोड़ा वहाँ सीवियर उसका इशू है मैडम। चंडीगढ़ वाले हॉस्पिटल में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विश्वरूप राय अच्छा। जी वहाँ तो नहीं आते हैं। मेरठ वाले हॉस्पिटल में वो आते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो कैंप के दौरान ही अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो एक नंबर मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ। आप एक बार चैट में नंबर डाल दें,
अपना? मैंने डाल दिया, अपना नंबर डाल दिया। मैं एक बार वहाँ उनके वहाँ का मतलब अपॉइंटमेंट के लिए एक नंबर है, मैं आपको वो प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है जी? ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है सर। ओके। हाँ जी, हरप्रीत कौर जी तो हो गए शायद ना? हाँ, ओके। अंकित अंकित जी हो गए। सुनील जी, शकील अहमद जी, बाकी आपके माइक्स अनम्यूट किए गए हैं। बहुत सारे पेशेंट जो बात करना चाह रहे हैं, बाकी आप अपने माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पारुल बंसल जी, हाँ जी। हाँ जी मैम, मुझे ना काफी टाइम से कॉन्स्टिपेशन रहती है बचपन जी से। मेरा पेट कभी भी फुल्ली एम्प्टी नहीं होता चाइल्डहुड स्टेज से। फिर मेरे बच्चे सी सेक्शन से हुए तो मेरे को हर्निया डेवलप हो गया। अब मैम हर्निया इतना बड़ा है, मतलब 1/3 जो इंटेस्टाइन इट इज लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो मैंने पीजीआई में दिखाया, वो कहते कि हाई ऑपरेशन रिस्की है आपका, क्योंकि ज्यादा कंटेंट काफी टाइम से बाहर पड़ा है, क्योंकि मुझको कभी पेन ही नहीं हुआ था। तो मैं इसको हाँ ऐसे ही लेके अपनी जॉब जॉब करती रही। लेकिन अब मुझे गाल स्टोन भी हो गया, तो मैम अब मैं फिर नेचुरोपैथी की तरफ आई हूँ। तो मैं अब अपना डिटॉक्स का जो कर रही हूँ, जूस वगैरह जो आचार्य जी की वीडियो देख के वो बनाती हूँ, वही पीती हूँ। जो जी अदरक वगैरह डाल के, कच्ची हल्दी, धनिया हाँ पुदीना, जी। सब जो हर्ब्स होती हैं, और उससे थोड़ा फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है मेरे को मैम। और क्योंकि मेरे से ज्यादा मूवमेंट हो नहीं पाती। और मैम पंचकर्म गार्डन करवाया मैम आपने? कहाँ से हो आप? मैं चंडीगढ़ के पास जीरकपुर है, वहां से। जीरकपुर में देखिए हमारा जो सेंटर है ना, जीरकपुर में भी है। हाँ आपने जी, डॉक्टर दीपिका जी था थे वहां पे काफी साल पहले। तब मैं उनको भी मिलती होती थी, अब वो मिलते नहीं, अब दूसरे डॉक्टर आ गए हैं। अवेलेबल होते हैं, जीरकपुर में भी अवेलेबल होते हैं। आप एक बार वहां आके मिलिए उनसे। हाँ ठीक जी, है? तो मैम गाल आपकी स्टोन का हाँ जी, हाँ जी, इन गाल सभी स्टोन का। प्रॉब्लम्स में हम पंचकर्म करवा सकते हैं। हाँ जी मैम, कुछ इसकी जैसे इंश्योरेंस कोई कैशलेस, अब जैसे मैं अब लेती हूँ तो वो कहते 3 साल बाद ही वैलिड होएगी, कुछ ऐसा भी है जैसे अब आप लेती हूँ तो? देखो मैम, वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका क्योंकि इंश्योरेंस मैम कौन सा जो है? जो नेचुरोपैथी है, चलो सर्जरी का तो नहीं हो सकता, बाकी जो जो डिटॉक्स का तो कभी 1 मंथ के अंदर ही हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी कहते हैं कि 3 years लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मैम हर एक कंपनी का ना, जिसका आपने इंश्योरेंस लिया है ना, उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने टर्म्स होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, वो तो तो उस पर मैम मुझे डिपेंड प्लीज करता है सजेस्ट ना। करिए इसके लिए, ताकि मैं अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि मुझे डिटॉक्स के आप भरोसे ही रहना, मैम बड़ी एक सर्जरी तो बार मेरी। एक बार ना इस नंबर पे एक बार कॉल करो। आप एक बार अपॉइंटमेंट बुक कराओ, या फिर चैट में अपना नंबर डाल दो। ठीक है? हाँ जी मैं यहाँ से आपको कंसल्ट कराती हूँ पहले। ठीक मैम, है? मुझे ना अपने नंबर का स्क्रीनशॉट लेना है नंबर का। आप चैट में डाल रहे हैं मैम, चैट से आप उठा लीजिएगा। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है मैम, हाँ थैंक जी, यू। ठीक है थैंक जी। यू, थैंक हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग बूटा सिंह जी, हाँ जी। मैम मेरे को ना लास्ट ईयर डायग्नोस हुआ था गैस्ट्राइटिस और अल्सर। ओके। तो एंडोस्कोपी के थ्रू ये डायग्नोस हुआ था, तो उसमें मैंने एलोपैथिक का ट्रीटमेंट लिया था 3 महीने। तो जी जी। कुछ उससे आराम मिला, बट दोबारा से सिम्टम रिपीट हो गए फिर। तो फिर ओके। मैंने दूसरी जगह से एलोपैथी का दोबारा से फिर ट्रीटमेंट 3 महीने के लिए ले लिया, और होम्योपैथिक से भी ट्रीटमेंट करवाया। एक बार सही हो जाता है, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ता हूँ तो सिम्टम रिपीट हो जाते हैं। सर तो फिर फिर मैंने आप आपके लड़के गुड़गांव, नहीं? आपका जो हिम्स गुड़गांव में है वहां पे मैंने दिखवाया है। हम्म। वहां से मेरी दवाई चलते 1.5 महीना हो गया है, जी जी जी। और वहां से भी कोई फर्क नहीं है। अभी जो मेरी बॉडी में सिम्टम है वो ये है कि मेरे जो ईसोफेगस में इन्फ्लामेशन होता है बहुत ज्यादा, और वो नीचे से लेके ऊपर गले तक आता है अभी। आप डाइट में चेंजेस किए हैं आपने? डाइट जो उन्होंने बताई वो मैं डाइट ले रहा हूँ। ओके। हम्म। क्या क्या आप फॉलो कर पा रहे हैं? मेरे को पूरा आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। आप एक बार ऐसे करिए, आप चैट में नंबर डाल दीजिए। ठीक है? सो दैट मैं आपकी फाइल मैं मंगवा ले पहले। ये पूछना चाह रहा था एक्चुअली, जो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ दी है ना,
हाँ जी। तो मेरे को ये कई बार क्या होता है, जैसे अभी इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा, दवाई लेने के बाद इवन वो स्टार्ट हो जाता है इन्फ्लेमेशन होना। नहीं, ऐसा होता नहीं है वैसे। आप मुझे वही वही मैं जानना चाह रही हूँ ना, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो पहले मुझे पता चलेगा ना कि क्या क्या चल रहा था, उन्होंने क्या करके ट्रीटमेंट शुरू किया है, कैसे, मतलब क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने रखा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उनसे एक बार डिस्कस भी करिए। मैं उनके पास, जैसे मैंने पहले तो 10 दिन दवाई खाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं हुआ, तो फिर मैं दोबारा उनके पास गया, तो उन्होंने हाँ बोला जी। नहीं अभी टाइम लगेगा, 1 महीना देखना पड़ेगा, फिर और कुछ उन्होंने दवाइयाँ भी चेंजेस करी। फिर मैंने 1 महीना वेट किया, लेकिन 1 महीने बाद भी वही कंडीशन सेम की सेम रही। फिर 1 महीने बाद मैं गया तो फिर उन्होंने थोड़ी-सी मेडिसिन और चेंज कर दी। अभी मैं जी। सेकंड मंथ की दवाई लेके आया हूँ पूरे की, लेकिन फ़र्क नहीं, मेरे को 0% फ़र्क है अभी। सर ऐसे करो, आप अपना चैट में नंबर डालो, मैं आपकी डिटेल्स मंगवाती हूँ, आपकी फाइल मंगवाती हूँ, उन्होंने किस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू किया है, फिर एक बार डिस्कशन करके आपका ट्रीटमेंट देख लेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करने और हैं या फिर फिर। आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी बंदा आपका देखता है, उन्होंने मेरे को कॉल भी की कि वहाँ पे हम लोग आपका कैशलेस में करवा देंगे, और मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी 1 साल पुराना का ही है। तो मैंने उसके लिए बात की कि अगर कोई पंचकर्मा या कोई थेरेपी की ज़रूरत है तो मेरे पास इंश्योरेंस है। उन्होंने साफ मना कर दिया, बोले हम कैशलेस नहीं कर सकते, रीइंबर्समेंट में करवा लो अपना इलाज। अच्छा, तो सर वो तो फिर कंडीशंस होती हैं, कुछ पॉलिसीज का कुछ दिक्कत होता है जिसमें नहीं वो कवर करते हैं, तो वो दिक्कत रही होगी। कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगी, आप एक बार नंबर वो डालिए, ठीक है मेरे फिर, को एक लेकिन वहाँ बार पे आपका देखना पड़ेगा। हॉस्पिटल में बोर्ड भी लगा था और ऊपर लिखा था कैशलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल है फॉलोइंग वो फॉलोइंग है कंपनी। सर, पॉलिसी हमारे यहाँ पे कैशलेस होता है, लेकिन पॉलिसीज की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं हर एक पॉलिसी की, ठीक है। उसके अंदर जो कवरेज होती है वही हम बता सकते हैं आपको। अगर मैं बोल दूं कैशलेस हो जाएगा, बाद में आपका अप्रूवल नहीं आया, तो क्या करेंगे हम? फिर तो आपको एक्चुअली तब भी मैंने, पैसे देने पड़ेंगे। सुनो, उन्होंने मेरे से बोला यहाँ वाली ब्रांच में नहीं हो पाएगा, हम लोग जयपुर में कर रहे हैं और अमृतसर में कर रहे हैं, तो फिर या तो फिर मेरा वहाँ पे ट्रांसफर करवा दो, जो भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है मैं वहीं से करवा हाँ, लूँ अपना। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे ना, देखिए अब हॉस्पिटल्स हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है, 52 के करीब हैं, तो हर जगह पे अलग अलग कुछ होती हैं बीच में लूप होल्स, जिनकी वजह से हम हर जगह सेम चीज अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। सो वो मैं मानती हूँ, यहाँ से हम उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती, ठीक। बाकी अगर लोकेशन अलग करने से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है कैशलेस, तो वहां करवा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो सेम ही है ना सभी हॉस्पिटल्स में। तो आप मेरे को अपनी तरफ से कुछ इसमें सजेशन देना चाहेंगे, कुछ होम रेमेडीज में क्या इसमें सुधार करूँ? आप पहले मुझे अपना नंबर दीजिए, मैं पहले आपकी डिटेल्स मंगवाऊंगी, क्या क्या चल रहा है, और आपकी जो रिपोर्ट्स है मुझे वो भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप पूछनी थी मेरे को, जैसे जी। उन्होंने कोई मेरा टेस्ट नहीं करवाया, सिर्फ मेरे को दवाइयाँ दे दी। अब हम्म। फॉर एग्जांपल, अब मेरे को कुछ और ही बॉडी में अगर कुछ डायग्नोस अभी करना है या कोई और दिक्कत है, तो टेस्ट तो उन्होंने करवाया नहीं, तो वो चीज़ क्या पता कि अभी ट्रीटमेंट जो हम चल रहे हैं वो ट्रीटमेंट ही सही ना चल रहा हो, डायग्नोस ही ना देखो, प्रॉपर हो पाया हो। देखिए अब मैं किसी डॉक्टर के डायग्नोसिस पे तो क्वेश्चन नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डॉक्टर सेम डायग्नोसिस पे पहुंचे, हो सकता है हाँ कुछ और भी हो, लेकिन वो मुझे पहले आपकी हिस्ट्री डिटेल सब लेनी पड़ेगी, तभी मैं कह सकती हूँ। एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा था, हो सकता हो कुछ और हो और हम किसी और हाँ, चीज़ का हो भी इलाज कर रहे सकता हो। है सर, हो भी सकता है, वो मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रही, लेकिन भैया कि किसने गलत किया डायग्नोज या क्या किया, उसमें ना जाके हम बेटर है कि उसको इम्प्रूव करें, ठीक है। तो मैं बेटर ये है एक चाहता बार हूँ कि बात जो करेंगे। पुराना डायग्नोसिस है वो आप छोड़ो, उसको भूल जाओ, अपने एंड से आप नया डायग्नोस हाँ, कर लो, मैं उसमें भी हाँ राजी वो हूँ। कर सकते हैं, इवन उसके लिए भी अगर मुझे कोई टेस्ट कराने की भी जरूरत पड़ती है तो वो भी करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं नंबर डाल रहा हूँ, आप अपनी तरफ से देखिए इसको, फिर डायग्नोस करिए और जी ट्रीटमेंट अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे। जी जी जी, जरूर। ओके। ओके सर। बाकी और भी जितने पेशेंट्स हैं जो और बात करना चाहते हैं, वो भी आप अपने नंबर्स चैट में डाल सकते हैं, और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ मैं वेबिनार को क्लोज कर रही हूँ। बाकी हमारे जो वेबिनार्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, तो आप उनमें जुड़कर अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पा सकते हैं। नियर बाय हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आप हमारे किसी भी हॉस्पिटल में आके भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।